हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पे बात करने वाले हैं जो है फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार, जो हर भारतीय नागरिक के बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे एक इंसान के जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान जरूरी है, वैसे ही एक डेमोक्रेसी के जीने के लिए फंडामेंटल राइट्स जरूरी है। ये हमें आज़ादी, सम्मान और सुरक्षा देते हैं और ये हमारे संविधान के पार्ट 3 पे आर्टिकल 12 से 35 में दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो इट इज एनश्राइंड इन पार्ट 3, इट इज इंस्पायर्ड बाय द यूएस बिल ऑफ राइट, it is referred as the Magna Carta of India and it ensures justice, liberty, equality and dignity। तो देखिए, फंडामेंटल राइट बेसिक ह्यूमन राइट है जो हर सिटीजन को मिलते हैं। ये लॉफुली एनफोर्सिएबल हैं, यानी अगर कोई इनको तोड़ता है तो हम कोर्ट जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट यूएसए के बिल ऑफ राइट से लिया गया है। इन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि ये एक डिटेल्ड और पावरफुल लिस्ट है जो सिटीजन की सुरक्षा करती है। और फंडामेंटल राइट हमारे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी को प्रोटेक्ट करती है। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट को। तो फंडामेंटल राइट का फर्स्ट फीचर है इट इज अवेलेबल टू सिटीजन एंड सम एक्सटेंट टू फॉरेनर्स। यानी कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है, जैसे राइट टू वोट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। देखिए, अगर आपको ये नहीं पता कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज किसे कहते हैं तो घबराइए मत और इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं कोशिश करूँगा आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो। और हमारे यहाँ कुछ फंडामेंटल राइट फॉरेनर्स के लिए भी है, जैसे राइट टू इक्वलिटी जिसे आर्टिकल 14 में डिस्क्राइब किया गया है, एंड राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन जिसे आर्टिकल 15 में एक्सप्लेन किया गया है। फंडामेंटल राइट का नेक्स्ट फीचर है दैट इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट एंड इट इज़ सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। यानी कि ये राइट्स बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं होते, यानी कि परमानेंट नहीं होते। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन अगर ये नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट करे तो इस पर रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। यानी कि फंडामेंटल राइट परमानेंट नहीं होते, इस पर रोक लग सकती है। नेक्स्ट फीचर है इट इज जस्टिसिएबल एंड कैन बी एनफोर्स्ड थ्रू कोर्ट। यानी अगर किसी को अपने फंडामेंटल राइट वायोलेट होने का डाउट हो तो वो डायरेक्टली कोर्ट में जाकर अपने राइट्स की प्रोटेक्शन करवा सकता है। कोर्ट्स उन्हें एनफोर्स करने की ड्यूटी रखती है और अगर ज़रूरत पड़े तो वो गवर्नमेंट को ऑर्डर भी दे सकती है। फंडामेंटल राइट का नेक्स्ट फीचर है इट इज़ नॉट परमानेंट एंड इट कैन बी एमेंडेड। यानी कि फंडामेंटल राइट को एमेंड किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर प्रोसीज्योर फॉलो करना पड़ता है। पार्लियामेंट के पास पावर होती है इन्हें मॉडिफाई करने की, लेकिन कुछ स्पेसिफिक राइट है जो कि डिफ़िकल्ट है चेंज करने के लिए। इसका नेक्स्ट फीचर है इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। मतलब जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो कुछ फंडामेंटल राइट टेम्पोररीली सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 में राइट अगेंस्ट डबल जियोपार्डी के बारे में बताया गया है, जबकि आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताया गया है। तो इन शॉर्ट फंडामेंटल राइट हर इंडियन सिटीजन को एक लेवल ऑफ फ्रीडम और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन पे कभी कभी रेस्ट्रिक्शन भी लगती है और इमरजेंसी के टाइम पे ये टेम्पोररीली सस्पेंड भी हो सकती है, लेकिन उनका एनफोर्समेंट और प्रोटेक्शन कोर्ट के थ्रू पॉसिबल है। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे ओरिजिनली प्रोवाइडेड फंडामेंटल राइट, यानी पहले कितने फंडामेंटल राइट हमारे पास अवेलेबल थे। तो भारतीय संविधान जब बना था तब हमें 7 फंडामेंटल राइट्स मिले थे, लेकिन आज सिर्फ 6 हैं क्योंकि एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया था। तो चलिए 7 फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार।
इसे आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में प्रोवाइड किया गया है। तो राइट टू इक्वलिटी में सबके साथ समान व्यवहार की बात करता है, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे मना है। राइट टू इक्वलिटी अनटचेबिलिटी भी मना करता है। और राइट टू इक्वलिटी राजा और सामंतवादी व्यवस्था के स्पेशल टाइटल्स खत्म करने की बात करता है। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि फंडामेंटल राइट का चैप्टर काफ़ी लंबा है, लेकिन हर प्रोविज़न को अच्छे से समझना भी ज़रूरी है, इसलिए हम इसे पार्ट्स में कवर करेंगे। यानी कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हम हर एक राइट का अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो। आज हम इस चैप्टर को ब्रीफली पूरा कवर करेंगे ताकि इस चैप्टर का डर खत्म हो जाए। तो चलिए अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट फंडामेंटल राइट पे, जो है राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम का मतलब है स्वतंत्रता का अधिकार, और इसे आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में डिस्क्राइब किया गया है। आर्टिकल 19 हमें स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट, प्रोफेशन, एसोसिएशन और रेसिडेंस की आज़ादी देता है। आर्टिकल 20 हमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन, डबल जियोपर्डी और रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट से सुरक्षा प्रोवाइड करती है। आर्टिकल 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देती है, जबकि आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और डिटेंशन के नियम बताती है। तो हमारा नेक्स्ट राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसे आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में डिस्क्राइब किया गया है। ये बाल मजदूरी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर रोक लगाता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किसी भी प्रकार के ज़बरदस्ती या इलीगल श्रम का विरोध करता है। हमारा नेक्स्ट राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और इसे आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में डिस्क्राइब किया गया है। ये हमें अपने धर्म को मानने, प्रचार करने और पालन करने की आज़ादी देती है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये भी कहती है कि हमारा देश किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। हमारा नेक्स्ट राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसे आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति और भाषा को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। इस राइट के जरिए अल्पसंख्यक अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब आता है राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे आर्टिकल 31 में डिस्क्राइब किया गया था। इसे 1978 में हटा दिया गया और अब ये एक लीगल राइट है। तो देखिए, पहले प्रॉपर्टी रखना एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1978 में इसे हटा दिया गया, और अब ये आर्टिकल 300A के तहत एक लीगल राइट है। हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, और इसे आर्टिकल 32 में एक्सप्लेन किया गया है। इस राइट के अनुसार अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। इस राइट के अनुसार हमें 5 प्रकार के रीट प्रोवाइड किया जाता है, और वो 5 प्रकार के रीट है हेबिस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड क्वो वारंटो। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज को संविधान का आत्मा कहा था। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम पहले देखते हैं आर्टिकल 13 के बारे में। तो आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स इनकॉन्सिस्टेंट लॉज वॉइड एंड डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू अप्लाइज। तो आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट के खिलाफ है तो उसे नहीं माना जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि जुडिशियरी के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू की, यानी कोर्ट किसी भी लॉ को ये देखकर कैंसिल कर सकती है कि वो लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। आर्टिकल 13 कवर्स परमानेंट लॉज, टेम्पोररी लॉज, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज। यानी कि अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लॉज जो फंडामेंटल राइट को वायोलेट कर सकते हैं। परमानेंट लॉज वो लॉज है जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेशन ने ऑर्डिनरी प्रोसेस के थ्रू बनाए हैं। अगर कोई परमानेंट लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो आर्टिकल 13 के अंडर ये वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है टेम्पोररी लॉ। तो टेम्पोररी लॉज एक टेम्पोररी मेजर होते हैं जो प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा बनाए जाते हैं,
जब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन नहीं होता। अगर ये भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करती है तो ये भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर आएंगे और वॉइड हो सकते हैं। नेक्स्ट है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो ये वो रूल्स या रेगुलेशन होते हैं जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ने किसी स्पेसिफिक अथॉरिटी को बनाने के लिए दिए होते हैं। अगर ये लॉज फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो ये भी इनवैलिड हो सकते हैं। अब आता है नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज। तो ये वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज हैं जो सोसाइटी में चल रही होती है। अगर ये प्रैक्टिसेज फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है तो ये भी कोर्ट के थ्रू रिव्यू किए जा सकते हैं और इनवैलिड हो सकते हैं। अब हम देखते हैं इस आर्टिकल में और क्या कहा गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जनरली नॉट चैलेंजेबल बट सब्जेक्ट टू केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस ने एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया था जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करना पार्लियामेंट का राइट है, लेकिन अगर कोई अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अंडरमाइन करता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। इसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट का वायोलेशन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर आ सकता है। तो आर्टिकल 13 में हमने देखा अगर कोई भी लॉ वेदर टेम्पोररी हो या परमानेंट, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन हो या डेलीगेटेड, या कोई ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हो जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है तो उसे कोर्ट वॉइड कर सकता है। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन हो और उन्हें किसी भी लॉ के थ्रू वायलेट ना किया जा सके। तो चलिए अब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट के कुछ स्पेशल केसेज के बारे में। तो देखिए, फंडामेंटल राइट हर सिटीजन के बेसिक राइट होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। ये राइट्स इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वलिटी और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल केसेज है जिसमें गवर्नमेंट इन राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है ताकि नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35 में इन स्पेशल केसेज को डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए इन आर्टिकल्स को थोड़ा ब्रीफली समझते हैं। तो आर्टिकल 33 प्रोवाइड्स लिमिटेड एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट टू आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। यानी कि आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसीज के मेंबर्स के लिए गवर्नमेंट कुछ फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। ये रेस्ट्रिक्शन उनकी ड्यूटीज और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए लगाए जाते हैं। मतलब उनको कुछ स्पेसिफिक राइट्स नहीं मिलते जो नॉर्मल सिटीजन्स को मिलते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच या राइट टू असेंबल, ताकि उनके काम में इंटरफेरेंस ना हो। आर्टिकल 34 सेज फंडामेंटल राइट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड अंडर मार्शियल लॉ। यानी कि अगर मार्शियल लॉ लगता है तो कुछ फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। मार्शियल लॉ एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सिविल लॉज की जगह मिलिट्री लॉ अप्लाई होता है। ये सिचुएशन उन्हीं केसेज में होती है जब कंट्री में वार या इमरजेंसी जैसी कंडीशन हो, या फिर जब नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। इस टाइम पे फंडामेंटल राइट टेम्पोररीली होल्ड हो सकते हैं, जैसे राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, अगर मिलिट्री ऑपरेशन के लिए जरूरी हो। आर्टिकल 35 सेज सम फंडामेंटल राइट्स आर सेल्फ एग्जीक्यूटरी व्हाइल अदर्स रिक्वायर लेजिस्लेशन। यानी कि कुछ फंडामेंटल राइट्स अपने आप एनफोर्स हो जाते हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को अलग से लॉज बनाना पड़ता है। आर्टिकल 35 के अंडर पार्लियामेंट को ये पावर मिलती है कि वो स्पेसिफिक लॉज बनाए जिससे फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ये इंश्योर करता है कि कोई भी राइट जो थियोरेटिकल है वो प्रैक्टिकल और एनफोर्सेबल हो सके। तो ये था फंडामेंटल राइट का एक ब्रीफ ओवरव्यू, जो सिर्फ एक लीगल कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि हमारी डेमोक्रेसी का आत्मा है। इनकी वजह से ही हम एक आज़ाद, सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। पर सिर्फ अधिकारों की बात करना काफ़ी नहीं है, हमें अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी समझनी चाहिए। अगर हम इन अधिकारों का सही उपयोग करें और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएं, तभी भारत एक स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड डेमोक्रेसी बनेगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक्सप्रेस योर फीलिंग इन द कमेंट सेक्शन।
जय हिंद, वंदे मातरम।